Hello guys, welcome to SPPS School. Today we see chapter 11 आधुनिकरण के रास्ते of 11th class history. Watch the video from start to end. If you like the video then please like and share. आइए हम चैप्टर 11 आधुनिकरण के रास्ते के क्वेश्चन आंसर देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मेजी पुनः स्थापना से पहले की वे अहम घटनाएं क्या थी? मेजी पुनः स्थापना से पहले की वे अहम घटनाएं क्या थी जिन्होंने जापान के तीव्र आधुनिकरण को संभावित किया? ठीक है, इसका आंसर देखेंगे। सन 1867 में जापान एक युगांतकारी घटना मेजी पुनर्स्थापना के रूप में घटी। ठीक है, सन 1867 में जापान में एक युगांतकारी घटना मेजी पुनर्स्थापना के रूप में घटी। सदियों पूर्व जापान में दो अहम प्रशासनिक शक्तियाँ थीं, सम्राट तथा प्रधान सेनापति अथवा शोगुन। सम्राट तथा प्रधान सेनापति अथवा शोगुन। हालांकि प्रशासन की समस्त शक्तियां शोगुन में केंद्रित थी। ठीक है, सम्राट मात्र राजनीतिक मुखौटा होता था। सम्राट जो होता था वो राजनीतिक मुखौटा होता था, किंतु 1668 ईस्वी में एक आंदोलन द्वारा शोगुन का पद समाप्त कर दिया गया। उसके सारे अधिकार सम्राट के हाथों में दे दिए गए। ठीक है, उसके सारे अधिकार थे वो सम्राट के हाथों में दे दिए गए। नए सम्राट 14 वर्षीय मित्सुहितो ने मेजी की उपाधि धारण की। मेजी पुनः स्थापना से पूर्व जापान में कुछ घटनाएं घटित हुई, फलतः आधुनिकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ। ठीक है, 16वीं शताब्दी तक जापान में किसान भी हथियार रखते थे। 16वीं शताब्दी तक जापान में किसान भी हथियार रखते थे। फलतः यदा कदा अराजकता का वातावरण उत्पन्न हो जाता था। यदा कदा अराजकता का वातावरण उत्पन्न हो जाता था। हालांकि इस शताब्दी के अंतिम वर्षों में किसानों से हथियार ले लिए गए। अब मात्र सामुदायिक वर्ग के लोग ही हथियार रख सकते थे। ठीक है, इससे किसान अपना संपूर्ण समय और ध्यान कृषि कार्य में लगाने लगे। इससे पूर्व दाम्यों को अधिकांश समय शोगुन के निर्देशानुसार राजनीति एदो में व्यतीत करना पड़ता था। फलतः अपने क्षेत्र के प्रशासनिक कार्यों का संचालन सुचारू रूप से करने में असमर्थ हो जाते थे। ठीक है, वे अपने क्षेत्रों के प्रशासनिक कार्यों का संचालन सुचारू रूप से करने में असमर्थ हो जाते थे। 16वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में उन्होंने अपनी राजधानियों में रहने के आदेश दे दिए गए। ठीक है, उन्हें 16वीं शताब्दी के अंतिम वर्ष में उन्हें अपनी राजधानियों में रहने के आदेश दिए गए। भूमि का सर्वेक्षण तथा उत्पादकता के आधार पर भूमि का वर्गीकरण किया गया। इस कार्य का मुख्य उद्देश्य मालिकों तथा करदाताओं का निर्धारण करना था। ठीक है, इस कार्य का मुख्य उद्देश्य क्या था? मालिकों तथा करदाताओं का निर्धारण करना था। इस परिवर्तन में राजस्व के स्थायी निर्धारण के महत्वपूर्ण योगदान दिया। ठीक है, मेजी पुनः स्थापना से पूर्व जापान में अनेक महत्वपूर्ण एवं विशाल शहरों का विकास हुआ। ठीक है, मेजी पुनः स्थापना से पूर्व जापान में कई महत्वपूर्ण विशाल शहरों का विकास हुआ। शहरों के विकास ने वाणिज्यिक अर्थव्यवस्था के विकास को प्रोत्साहित किया। फलतः वित्त और ऋण की प्रणालियाँ स्थापित हुई। ठीक है,
फलतः वित्त और ऋण की प्रणालियाँ स्थापित हुई। गुणों को पद से अधिक महत्वपूर्ण माना जाने लगा। व्यापार का विकास हुआ और शहरों की जीवित संस्कृति विकसित होने लगी। ठीक है, शहरों की जीवित संस्कृति विकसित होने लगी। सांस्कृतिक कार्यक्रमों को बढ़ावा मिला। ठीक है, इन सभी घटनाओं के सामूहिक प्रयास से जापान में तीव्र गति से आधुनिकीकरण का सपना साकार हुआ। ठीक है, इन सभी घटनाओं के सामूहिक प्रयास से जापान में तीव्र गति से आधुनिकीकरण का सपना साकार हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। जापान के विकास के साथ साथ वहाँ की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में किस तरह बदलाव आए, चर्चा कीजिए। ठीक है, इसका आंसर देखेंगे। जापान का एक आधुनिक समाज में बदलाव रोज़ाना की ज़िंदगी में आए परिवर्तन में देखा जा सकता है। ठीक है, जापान का एक आधुनिक समाज में बदलाव रोज़ाना की ज़िंदगी में आए परिवर्तनों में देखा जा सकता है। परिवार व्यवस्था में कई पीढ़ियां परिवार के मुखिया के नियंत्रण में रहती थी, लेकिन जैसे जैसे लोग समृद्ध और संपन्न हुए परिवारों के संदर्भ में नए विचार फैलने लगे। नया घर का संबंध मूल परिवार से था, जहां पति पत्नी साथ रखकर कमाते हैं और घर बसाते हैं। पारिवारिक जीवन की इस नई समझ ने नए तरह के घरेलू उत्पाद, नए किस्म के पारिवारिक मनोरंजन और नए प्रकार की मांग पैदा की। ठीक है, पारिवारिक मनोरंजन और नए प्रकार की मांग पैदा की। 1920 के दशक में निर्माण कंपनियों द्वारा शुरू में 200 येन देने के बाद लगातार 10 साल के लिए 12 येन प्रति माह की किस्तों पर लोगों को सस्ते मकान उपलब्ध कराए गए। यह एक ऐसे समय में जब एक बैंक कर्मचारी की मासिक आय 40 येन प्रति मास थी। ठीक है, जापान के विकास के साथ साथ नवीन घरेलू उत्पादों जैसे कुकर, टोस्टर आदि का प्रयोग होने लगा। जापान के विकास के साथ साथ नवीन घरेलू उत्पादों जैसे कि कुकर, टोस्टर आदि का प्रयोग होने लगा। आधुनिकता के प्रसार ने नवीन मध्यवर्गीय परिवारों को प्रभावित किया। ट्रामों के आने से आगमन की गतिविधियां आसान हो गई। मनोरंजन के नए नए साधनों का आविष्कार हुआ। ठीक है, मनोरंजन के नए नए साधनों का आविष्कार हुआ। 1899 ईस्वी में फिल्मों का निर्माण होने लगा। ठीक है, 1899 ईस्वी में फिल्मों का निर्माण होने लगा। सन 1925 ईस्वी में पहला रेडियो स्टेशन खोला गया। ठीक है, सन 1925 ईस्वी में पहला रेडियो स्टेशन खोला गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। पश्चिमी ताकतों द्वारा पेश की गई चुनौतियों का सामना छिंग राजवंश ने कैसे किया। ठीक है, इसका आंसर देखेंगे। पाश्चात्य ताकतों द्वारा पेश की गई चुनौतियों से दो चार होने के लिए छिंग राजवंश ने निम्नलिखित उपायों का सहारा लिया। ठीक है, फर्स्ट देखेंगे, फर्स्ट नंबर पर चीन को उपनिवेशीकरण से बचाने के लिए चीन की व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना नितांत आवश्यक था। चीन को उपनिवेशीकरण से बचाने के लिए चीन की व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना नितांत आवश्यक था। अतः उसने आधुनिक प्रशासन, नई सेना और शिक्षा के लिए नई नीतियों का निर्माण किया। ठीक है, संवैधानिक सरकार की स्थापना हेतु स्थानीय विधायिकाओं के गठन की तरफ ध्यान आकृष्ट किया गया। प्रशासकों का विचार था कि एक संवैधानिक रूप से चुनी हुई सरकार की पश्चिमी ताकतों द्वारा प्रस्तुत की गई चुनौतियों से भली प्रकार से निपट
सकती है। जन सामान्य द्वारा राष्ट्रीय जागरूकता उत्पन्न करने के प्रयास किए गए। जन सामान्य द्वारा राष्ट्रीय जागरूकता उत्पन्न करने के प्रयास किए गए। लियांग कीचाऊ जैसे सुप्रसिद्ध चीनी विचारकों का विचार था कि चीनियों में राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न करके ही चीन पश्चिम का सफलतापूर्वक विरोध कर सकता था। उनके मतानुसार अंग्रेज व्यापारियों के हाथों भारतीयों की हार का मुख्य कारण भारतीयों में एकता और राष्ट्रीयता की भावना का अभाव था। ठीक है, भारतीयों की हार का मुख्य कारण क्या था? भारतीयों में एकता और राष्ट्रीयता की भावना का अभाव। अतः चीनी विचारकों ने जन सामान्य को उपनिवेश बनाए गए देशों के नकारात्मक उदाहरणों से परिचित कराने का अहम कार्य किया। 18वीं शताब्दी में पोलैंड का विभाजन एक दृष्टांत बन गया। ठीक है, 18वीं शताब्दी में पोलैंड का विभाजन एक दृष्टांत बन गया। सर्वविदित है कि 1890 के दशक में चीन में पोलैंड शब्द का प्रयोग एक क्रियास्वरूप टू पोलैंड रूस अर्थात हमें विभाजित करने किया जाने लगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। जनसाधारण की परंपरागत सोच को बदलने की कोशिश की गई, क्योंकि बुद्धिजीवी वर्ग का मानना था कि परंपरागत सोच को बदलकर ही चीन का विकास संभव है। ठीक है, परंपरागत सोच को बदलकर ही चीन का विकास संभव है। उल्लेखनीय है कि उस समय चीन की प्रमुख विचारधारा कन्फ्यूशियस संवाद से ओतप्रोत थी। ठीक है, 1890 के दशक में जिन विद्यार्थियों को जापान में अध्ययन हेतु भेजा गया था, 1890 के दशक में जिन विद्यार्थियों को जापान में अध्ययन हेतु भेजा गया था, उन्होंने जापान के नए विचारों से प्रभावित होकर चीन में गणतंत्र स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, सरकारी पदों की नियुक्ति में योग्यता के आधार पर बनाया गया। सरकारी पदों की नियुक्ति योग्यता के आधार पर बनाया गया। 1905 ईस्वी में रूस जापान युद्ध के बाद दीर्घकाल से प्रचलित चीनी परीक्षा प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। परंपरागत परीक्षा प्रणाली में साहित्य पर बल दिया जाता था। फलतः यह विज्ञान एवं प्रौद्योगिकीकरण के लिए बाधक थी। ठीक है, यह विज्ञान एवं प्रौद्योगिकीकरण के लिए बाधक थी। सैन्य शक्ति को मजबूत बनाने के लिए अनेक महत्वपूर्ण सुधार किए गए। सैन्य शक्ति को मजबूत बनाने के लिए अनेक महत्वपूर्ण सुधार किए गए। सेना को अत्याधुनिक अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, सन यात सेन के 3 सिद्धांत क्या थे? ठीक है, इसका आंसर देखेंगे। सन यात सेन के नेतृत्व में 1911 में मांचू साम्राज्य को समाप्त कर दिया गया और चीनी गणतंत्र की स्थापना की गई। ठीक है, सन 1911 में मांचू साम्राज्य को समाप्त कर दिया गया और चीनी गणतंत्र की स्थापना की गई। ठीक है, वे आधुनिक चीन के संस्थापक माने जाते थे। वे एक गरीब परिवार से थे और उन्होंने मिशन स्कूलों से शिक्षा प्राप्त की, जहां उनका परिचय लोकतंत्र व ईसाई धर्म से हुआ। ठीक है, जहां उनका परिचय किनसे हुआ? लोकतंत्र व ईसाई धर्म से हुआ। उन्होंने डॉक्टरी पढ़ाई की, परंतु वे चीन के भविष्य को लेकर चिंतित थे। उनका कार्यक्रम 3 सिद्धांत के नाम से प्रसिद्ध है। ये 3 सिद्धांत है। ठीक है, फर्स्ट, राष्ट्रवाद इसका अर्थ था मांचू वंश, जिसे विदेशी राजवंश के रूप में माना जाता था, को सत्ता से हटाना, साथ साथ अन्य साम्राज्यवादियों को हटाना। ठीक है, सेकंड देखेंगे। सेकंड सिद्धांत,
गणतांत्रिक सरकार की स्थापना, अन्य साम्राज्यवादियों को हटाना तथा गणतंत्र की स्थापना करना। ठीक है। थर्ड देखेंगे सिद्धांत, समाजवाद जो पूंजी का नियमन करे, समाजवाद जो पूंजी का नियमन करे और भूस्वामित्व में समानता लाए। सन यातसेन के विचार कुओमिंतांग के के राजनीतिक दर्शन का आधार बने। उन्होंने कपड़ा, खाना, घर और परिवहन, इन 4 बड़ी आवश्यकताओं को रेखांकित किया। ठीक है। उन्होंने कपड़ा, खाना, घर, परिवहन 4 चीज़ों की बड़ी आवश्यकताओं को रेखांकित किया, संक्षिप्त में लिखी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, क्या पड़ोसियों के साथ जापान के युद्ध और उसके पर्यावरण का विनाश तीव्र औद्योगिकरण की जापानी नीति के चलते हुआ? ठीक है। इसका आंसर देखेंगे, इतिहासविदों का मानना है कि औद्योगिकरण की जापानी नीति ने ही जापान को पड़ोसियों के साथ युद्धों में उलझा दिया। ठीक है। औद्योगिकरण की जापानी नीति ने ही जापान को पड़ोसियों के साथ युद्धों में उलझा दिया और उसके पर्यावरण को समाप्त प्रायः कर दिया। मेजी पुनर्स्थापना के तकरीबन 40 वर्षों के अंतराल में जापान ने आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व प्रगति की। ठीक है। वहाँ के तत्कालीन सम्राटों ने विदेशियों को जंगली समझकर उनकी विशेषताओं को नज़रअंदाज नहीं किया। ठीक है। सम्राटों ने विदेशियों को जंगली समझकर उनकी विशेषताओं को नज़रअंदाज नहीं किया, अपितु उनसे स्वयं सीखने का प्रयत्न किया। ठीक है। फुकोकू क्योहोए अर्थात समृद्ध देश, मजबूत सेना के नारे के साथ सरकार ने अपनी नवीन नीति की घोषणा की। इस नई नीति का उद्देश्य था अपनी अर्थव्यवस्था एवं सेना को मजबूत बनाना। ठीक है। उनका उद्देश्य क्या था? अपनी अर्थव्यवस्था और सेना को मजबूत बनाना। मेजी सुधारों के अंतर्गत अर्थव्यवस्था के आधुनिकीकरण पर अत्यधिक बल दिया गया। सरकार ने उद्योगों के विकास हेतु विदेशों से भी सहायता ली। क्षतिग्रस्त उद्योगों को प्रोत्साहन करने हेतु कपास की नई किस्मों को विकसित करने का प्रयास किया गया। संचार और यातायात के आधुनिक संसाधनों ने आर्थिक क्रांति में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। ठीक है। संचार और यातायात के आधुनिक संसाधनों ने आर्थिक क्रांति में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। 20वीं शताब्दी के प्रथम दशक तक जापान की गिनती विश्व के सर्वोत्तम औद्योगिक देशों में होने लगी। ठीक है। औद्योगिक विकास की तीव्र गति से जापान को पड़ोसियों के साथ युद्ध करने के लिए विवश कर दिया। ठीक है। औद्योगिक विकास की तीव्र गति ने जापान को पड़ोसियों के साथ युद्ध करने के लिए विवश कर दिया। जापान की बाजार की खोज में 19वीं शताब्दी में औपनिवेशिक दौड़ में सम्मिलित हो गया। जापान के साम्राज्यवाद का एक अन्य प्रमुख कारण एशिया और प्रशांत क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता को साबित करना था। ठीक है। फलतः उसे 1894 में 1894 से 1895 ईस्वी में चीन के साथ और 1904-05 में रूस के साथ युद्ध करना पड़ा। ठीक है। 1904 से 1905 में रूस के साथ युद्ध करना पड़ा। ठीक है।